हे एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम बात करते हैं नायब तहसीलदार एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, देखिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है और अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रख लेना। जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो साथ साथ नोट करते रहना। हम हर एक चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। तो आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। ओके, शुरू करते हैं। पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हुए वो भी प्लेलिस्ट में होंगे, आप जाके देख लेना। काफ़ी सारे एस्पायरेंट को वेट रहता है कि कब क्लास अपलोड होगी। देखें, हम जो भी क्लास लाते हैं काफ़ी सर्च के बाद, बहुत सारे सोर्सेज के बाद सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक ही जगह रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कहीं से भी पढ़ने की नीड ना पड़े और आपको एग्जाम में अच्छे से हेल्प हो सके। ओके, हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिज़ास्टर क्या होता है, व्हाट इज़ ए डिज़ास्टर। ठीक, अब देखिए, जब हम बात करते हैं डिजास्टर की तो डिजास्टर इज ए सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट दैट काजेज वाइड स्प्रेड डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ एंड डिसरप्शन टू नॉर्मल लाइफ। जिसमें क्या होता है, काज होता है सडन और ग्रेट डैमेज पहुंचता है, डिस्ट्रक्शन होता है या फिर सफरिंग होती है, लॉस ऑफ लाइफ होता है एंड डिसरप्शन होता है नॉर्मल लाइफ का। इसी को हम डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, इसका मीनिंग है इन्वॉल्विंग और काजिंग ए सडन सीरियस डिजास्टर और फेलियर। ठीक है, तबाहकुन यहाँ पे हालत हो जाती है, लॉस ऑफ लाइफ होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिजास्टर क्या है हमारे पास, डिजास्टर एक सडन कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है जो काजिज करता है वाइड स्प्रेड डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ एंड डिसरप्शन टू नॉर्मल लाइफ। ये तो चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ लिखा गया है इट कैन बी नेचुरल, ये नेचुरल हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक्स की बात करें, फ्लड्स की बात करें, साइक्लोन्स की बात करें, या फिर हम कह सकते हैं ये मैन मेड हो सकता है जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, वार्स हो गई या फिर फायर्स। कहने का मतलब ये है कि डिजास्टर नेचुरल भी हो सकता है जिसमें अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। मैन मेड भी हो सकता है जिसमें इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आ सकता है, वार्स आ सकती हैं या फिर फायर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। डिजास्टर की बात करें, डिजास्टर ओवरवेलम्स द रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी ऑफ द इफेक्टेड कम्युनिटी टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि डिजास्टर होता क्या है और ये होता कैसे है। एक तो नेचुरल काजेज हो सकते हैं इसके और दूसरा मैन मेड हो सकते हैं। नेचुरल में हमारे पास अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड्स हो सकते हैं, साइक्लोन हो सकता है। मैन मेड में हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, वार्स हो सकती हैं या फिर फायर हो सकती है। तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए डिजास्टर के बारे में। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन है किसकी, डिजास्टर की। फिर प्यारे दोस्तों, इसके की फीचर्स क्या हैं डिजास्टर के, ये चीज़ आप समझना। की फीचर्स की बात करें तो काजिज करता है सीरियस हार्म, क्या, सीरियस हार्म टू पीपल, प्रॉपर्टी एंड द इन्वायरमेंट। ये हमारे पास सीरियस हार्म पहुंचाता है किसको, लोगों को, प्रॉपर्टी को या फिर इन्वायरमेंट को। पहला इसका जो हमारे पास मेन फीचर है। दूसरा, लीड्स टू लॉस ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड, इससे हमारे पास बहुत सारी जानें जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, लीड्स टू लॉस ऑफ लाइव्स एंड लिवलीहुड्स। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं, डिसरप्ट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम को, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिक्वायर्स करता है इमरजेंसी रिस्पांस एंड रिकवरी को। तो यहाँ पे ये की फीचर्स हैं हमारे पास इसके डिजास्टर के, कि इससे क्या होता है, काज होता है सीरियस हार्म किसको, लोगों को, प्रॉपर्टी को एंड इन्वायरमेंट को, और इससे लॉस होता है लाइव्स का एंड लाइवलीहुड का, और दूसरा डिसरप्ट होता है सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे किसके बारे में, डिजास्टर के की फीचर्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओके, फिर हमारे पास दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, जो हमारा टॉपिक है। अभी हम बस इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन देखते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रिपेयर होते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एंड रिकवरिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। यानी कि जो हमारे पास नेचुरल हमारे पास डिजास्टर हुआ है या फिर मैन मेड डिजास्टर हुआ है, तो इसके लिए हम जब रेडी होते हैं, ठीक है ना, इसके रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहते हैं, टू मिनिमाइज़ करने के लिए लॉस ऑफ लाइफ, कि जो जिंदगियां हैं, जो लॉस ऑफ लाइफ है वो कम हो, प्रॉपर्टी का डैमेज कम हो एंड इन्वायरमेंट का भी लॉस कम हो। तो इसके लिए जब हम रेडी रहते हैं तो ये हमारे पास किस में आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एंड रिकवरिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इन्वायरमेंट। तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि डिजास्टर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखी, ये कैसे हो सकता है। हमने देखा नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल में हमारे पास अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, और मैन मेड में हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, वार्स हो सकती हैं, फायर्स हो सकती है।
यहीं पे हमने की फीचर्स देखे डिजास्टर के कि क्या क्या रहते हैं, जैसे कि काज करता है सीरियस हार्म टू पीपल, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरनमेंट, लीड्स होता है लॉस ऑफ लाइव्स का एंड लिवलीहुड्स का, और इससे डिसरप्ट होता है सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। फिर हमने देखा कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम तैयार रहते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए एंड रिकवरिंग करने के लिए नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर से, कि हमारे पास मिनिमाइज लॉस हो लाइफ का, प्रॉपर्टी का एंड एनवायरनमेंट का। तो ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्लास को लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको हर एक चीज़ यहीं पे तैयार हो जाए। जब आप रिवाइज करें तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। हम सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। आगे पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एग्ज़ाम के रिलेटेड पढ़ना है ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे होगा, आपको चीज़ें कैसे ईजिली तैयार होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ओके। फिर आपको जो याद रखना है, जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, आपसे बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ डिजास्टर क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए डिजास्टर की बात करें तो मेनली क्लासिफाइड किया गया है 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। कितनी? 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। अभी मैंने आपको बताया था एक नेचुरल डिजास्टर होता है। अब समझना यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। दूसरा बन सकता है कौन सी एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, एक तो नेचुरल डिजास्टर होता है, दूसरा मैन मेड डिजास्टर होता है, यानी कि ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर जिसे आप कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर में जब हम जाते हैं तो ये काज होता है नेचुरल फोर्सेस से, जिसमें अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, फॉरेस्ट फायर्स आता है, वोल्केनिक इरप्शंस आता है, ठीक है, एवलांच आते हैं, लैंडस्लाइड्स आती हैं, ड्रॉट्स आता है और सुनामीज आती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास कैटेगरीज हैं किसकी, नेचुरल डिजास्टर की, ठीक है। याद रख लेना, जिसमें अर्थक्वेक आता है, मैंने बताया अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, एवलांच, लैंडस्लाइड्स, ड्रॉट्स, सुनामीज। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए टाइप्स ऑफ डिजास्टर में। डिजास्टर्स जो हमारे पास क्लासिफाइड किए गए 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, एक हमारे पास नेचुरल डिजास्टर आता है, और नेचुरल डिजास्टर में कौन कौन सी कैटेगरी आती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। दूसरा हमारे पास है मैन मेड ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर। देखें, काज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये किस तरह से काज्ड होगा, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से काज्ड होगा। पहला इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जैसे कि आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक। उसके बाद फायर्स, अर्बन और इंडस्ट्रियल फायर्स आ जाती हैं यहाँ पे कौन सी फायर्स आएंगी, अर्बन या फिर इंडस्ट्रियल फायर्स। फॉरेस्ट फायर की बात करें तो नेचुरल डिजास्टर में आता है। टेररिस्ट अटैक्स की बात करें, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स लाइक रोड, रेल, एयर, सी, ठीक है, ये वाले जो एक्सीडेंट्स हैं इसमें आते हैं। केमिकल स्पिल्स आ जाता है, न्यूक्लियर और रेडिएशन हजर्ड्स आ जाते हैं। ऑयल स्पिल्स की बात करें या फिर वार एंड कन्फ्लिक्ट, ये हमारे पास मैन मेड डिजास्टर में आते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ डिजास्टर में 2 चीज़ें आती हैं, एक नेचुरल डिजास्टर आता है, उसकी कैटेगरी मैंने आपको बता दी कौन कौन सी आती हैं, और दूसरा मैन मेड होता है जो ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर रहता है, जो काज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और उसमें हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आ जाते हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, फायर्स अर्बन और इंडस्ट्रियल, टेररिस्ट अटैक्स, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट्स, रोड, रेल, एयर, सी, केमिकल स्पिल्स, न्यूक्लियर और रेडिएशन हजर्ड्स, ऑयल स्पिल्स, वार एंड कन्फ्लिक्ट। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर पूछेगा इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है मैन मेड डिजास्टर की, तो आपको पता होना चाहिए। अगर पूछेगा कौन सी एग्जाम्पल है नेचुरल डिजास्टर की, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहीं पे क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड हैजर्ड क्या है, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड हैजर्ड ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए हैजर्ड का मीनिंग होता है खतरा और डिजास्टर का मीनिंग होता है तबाही, दोनों में तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखें, हैजर्ड इज़ ए पोटेंशियल थ्रेट दैट मे काज हार्म टू लाइफ, प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। देखिए ये एक ऐसा नेचुरली निज़ाम है, ये ऐसा कुदरती या इंसानी अमल या सूरत हाल है, याद रखना, जो मुमकिन तौर पर जानी व माली नुकसान यानी कि या फिर माहौलियाती तबाही या माशराती खलल पैदा कर सकता है। दैट मे काज हार्म, जो हार्म पैदा कर सकता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को या फिर इन्वायरमेंट को। लेकिन जब डिजास्टर की बात होती है ना, तो डिजास्टर इज ए सीरियस डिसरप्शन दैट अकर्स व्हेन ए हैजर्ड इम्पैक्ट्स वल्नरेबल पॉपुलेशन और एरिया। डिजास्टर क्या है, एक सीरियस डिसरप्शन है जो अकर होती है जब एक हैजर्ड का क्या होता है, इम्पैक्ट होता है वल्नरेबल पॉपुलेशन और एरिया पे। कहने का मतलब है कि जब कोई खतरा, ठीक है ना, यानी कि हैजर्ड हकीकत में असरअंदाज हो जाने और बहुत सारे मतलब एक लार्ज स्केल पे वो क्या करे, तबाही, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारी जिंदगियाँ चली जाएं, जिसमें बहुत सारी लाइफ्स का नुकसान, बहुत सारे पॉपुलेटेड एरिया में उसका क्या हो, उसका असर देखने को मिले, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है हमारे पास डिज़ास्टर, ठीक है। मतलब मान के चलते हैं किसी शहर में क्या आया, अर्थक्वेक आया, तो उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया, तो ये क्या होगा, एक डिज़ास्टर होगा, ठीक है। तबाही को कहते हैं डिज़ास्टर,
समझ आया, दोनों में डिफरेंस है। hazard इज ए पोटेंशियल थ्रेट दैट में काज हार्म टू लाइफ प्रॉपर्टी और द एनवायरमेंट। अब डिजास्टर क्या है, जिसे आप तबाही के नाम से जानते हैं, ये एक सीरियस डिसरप्शन है जो अक्कर होती है जब एक hazard इम्पैक्ट करता है वुलनरेबल पॉपुलेशन को या फिर एरिया को। hazards कैन भी नेचुरल हो सकता है या ह्यूमन मेड हो सकता है, अर्थक्वेक्स जैसे हो गए, फ्लड्स हो गए, केमिकल स्पिल्स हो गए। इसी तरह से हमारे पास hazard बिकेम ए डिजास्टर ओनली। hazard कब डिजास्टर बनता है, जब व्हेन इट काजेज सिग्निफिकेंट डैमेज और लॉस ड्यू टू वुलनरेबिलिटी, जब ये काज क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट डैमेज या फिर लॉस, किसकी वजह से, वुलनरेबिलिटी की वजह से। दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि डिजास्टर क्या है और hazard क्या है। अब देखें यहाँ पे हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, दोबारा से बता देता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ, ये कम करता है, ये रिड्यूस करता है किसका इम्पैक्ट, जो असर हुआ होता है किसी डिजास्टर की वजह से, ठीक है। इट रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर्स थ्रू प्लान्ड प्रीपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। किसके जरिया, जो प्लान है या फिर प्रीपेयर्डनेस है या फिर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स उसके लिए हम लेते हैं, तो इसके थ्रू जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जाएगा और ये इंश्योर करेगा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इन रेस्क्यू में, रिलीफ में एंड रिकवरी ऑपरेशंस में ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, डिजास्टर के दौरान या फिर डिजास्टर के बाद। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है। जब क्या करते हैं हम उसके लिए तैयार रहते हैं कम करने के लिए जो इम्पैक्ट हुआ है नेचुरल या फिर ह्यूमन मेड डिजास्टर के थ्रू, ठीक है ना, तो उसके लिए जो हम रेडी रहते हैं, यही चीज़ें हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट में आती हैं, जिससे ये क्या करता है, इंश्योर करता है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इन रेस्क्यू में, रिलीफ में एंड रिकवरी ऑपरेशंस में ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। इस स्लाइड में हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड hazard क्या है और दूसरा हमने देखा डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। अब हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहीं पे जब हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज़, इसमें इंक्लूड किया जाता है तमाम उन एक्टिविटीज़ को जिससे कंट्रोल किया जा सके, टू कंट्रोल डिजास्टर्स एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ होनी चाहिए। यहीं पे अगर हम बात करते हैं, इसमें यूज़ किया जाता है प्लान्स को, टीम्स को एंड पॉलिसीज़ को रिड्यूस करने के लिए डैमेज फ्रॉम hazards। ओके, ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि इसमें प्लान्स का यूज़ किया जाता है, टीम्स का यूज़ किया जाता है, पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाता है, किसको रिड्यूस करने के लिए, डैमेज को रिड्यूस करने के लिए, किससे, hazards से। ओके, और ये हेल्प्स करता है किसमें, सेविंग करने में लाइव्स को, और इसमें यूजिंग किए जाते हैं रिसोर्सेज वाइजली ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसका फोकस होता है क्विक एक्शन पे, रेगुलर ड्रिल्स पे एंड वर्किंग विद लोकल अथॉरिटीज़ फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि इसमें इंक्लूड किया जाता है तमाम उन एक्टिविटीज़ को जिनसे कंट्रोल किया जा सके डिजास्टर को, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट किया जा सके लोगों को नुकसान से, ठीक है, हार्म से। और इसमें प्लान्स का यूज़ किया जाता है, टीम्स का एंड पॉलिसीज़ का, रिड्यूस करने के लिए डैमेज फ्रॉम hazards, और हेल्प किया जाता है सेविंग लाइव्स एंड यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली ड्यूरिंग इमरजेंसीज। इमरजेंसी के दौरान रिसोर्सेज का बड़े ही वाइजली तौर पे यूज़ किया जाता है और इसमें फोकस किया जाता है क्विक एक्शन का, ठीक है, रेगुलर ड्रिल्स की जाती हैं, वर्क किया जाता है लोकल अथॉरिटीज़ के साथ फॉर बेटर रिजल्ट। जैसे कि अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर था और कह रहे थे कि हमारे पास मॉक ड्रिल होगा, तो ये क्या था, लोगों को अवेयर करना था। तो ये चीज़ें भी तो इसी में आ जाती है मैन मेड डिज़ास्टर में, ठीक है ना। उसके लिए आप पहले से जो यहाँ पे प्रिपेयर रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, 100%। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की बात करें तो इसमें 4 मेन फेसेस आते हैं। सबसे पहले आता है मिटिगेशन। अब ये क्या है, देखें, स्टेप टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर। ये एक ऐसा स्टेप है जिससे रिड्यूस किया जा सकता है इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर को। इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो स्टेप्स टेकन बिफोर ए डिजास्टर, ऐसा स्टेप जो कब लिया जाता है, टेकन बिफोर ए डिजास्टर, से पहले, टू रिड्यूस करने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बिल्डिंग फ्लड बैरियर्स। जब हम क्या बनाते हैं, फ्लड बैरियर्स बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर फ्लड से बचा जा सके। तो एक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं ताकि जब फ्यूचर में कोई अर्थक्वेक हो तो हमारे पास बिल्डिंग्स का नुकसान ना हो, हमें उसी तरह की बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है ना। यानी कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेज इन फ्लड एरियाज। जो भी हमारे पास फ्लड एरिया से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमने क्या बनाना है, वहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग हाउसेज को बनाना है। तो ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप आप याद रखेंगे, ठीक है। मिटिगेशन क्या होता है, स्टेप टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर डिजास्टर, स्टेप्स टेकन बिफोर ए डिजास्टर टू रिड्यूस और स्टॉप इट्स हार्मफुल इफेक्ट। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी। दूसरा हमारे पास है प्रीपेयर्डनेस। अब ये क्या है, प्रीपेयर्डनेस की बात करें तो यानी कि हम तैयार रहते हैं, ठीक है। प्लानिंग एंड ट्रेनिंग बिफोर ए डिजास्टर हैपन, कि हम पहले से ही उसके लिए प्लानिंग करके रखते हैं और ट्रेनिंग करके रखते हैं। जब कोई डिजास्टर का वाकया हो उससे पहले ही हम जो तैयार रहते हैं उसके लिए हम प्लान करके रखते हैं, उसके लिए जो हम ट्रेन होकर रहते हैं। तो ये हमारे पास स्टेप इसीलिए जाना जाता है। अब देखिए, गेटिंग रेडी इन एडवांस, कि जब आप गेट रेडी रहते हैं एडवांस में टू डील विद द डिजास्टर, के कैसे एक डिजास्टर के साथ डील करना है, तो इसी को हम प्रिपेयर्डनेस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इमरजेंसी ड्रिल इन स्कूल्स में हम इमरजेंसी ड्रिल्स करवाते हैं, स्टोरिंग करते हैं रिलीफ सप्लाईज को,
ठीक है। मेकिंग इमरजेंसी प्लान्स, डूइंग मॉक ड्रिल्स, जैसे कि अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की एग्जांपल दी तो एडवांस में हम जैसे कि मॉक ड्रिल करवाते हैं कि हम पहले से अवेयर हैं हमें क्या करना है अगर ऐसा कोई सीन हो जाता है, ठीक है ना। स्टोरिंग करना है फूड एंड मेडिसिन को, ये एग्जांपल्स जो आती है ना ये हमारे पास प्रिपेयर्डनेस में आती हैं, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। गेटिंग रेडी इन एडवांस टू डील विद द डिजास्टर, ये हमारे पास प्रिपेयर्डनेस में आता है, ठीक है। प्लानिंग एंड ट्रेनिंग बिफोर ए डिजास्टर हैपन, तो आपको इन सिंपल वर्ड ये चीज़ें दोनों समझ आई होंगी। तीसरा है हमारे पास रिस्पॉन्स, कि उसका रद्द अमल क्या है, मतलब व्हाट वी डू ड्यूरिंग आर इमीडिएटली आफ्टर ए डिजास्टर, कि हमें क्या करना है डिजास्टर के दौरान या फिर इमीडिएटली आफ्टर ए डिजास्टर टू सेव लाइव्स, कि कैसे हमें जिंदगियों को बचाना है, कैसे हमें लोगों की मदद करनी है, ठीक है ना। मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ, रेस्क्यू करना है ऑपरेशंस को, रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे चलाने हैं, गिविंग फर्स्ट एड कैसे देना है, प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड फूड कैसे प्रोवाइड करना है, ये चीज़ें हमारे पास रिस्पॉन्स में आती हैं। इमीडिएट एक्शंस टेकन ड्यूरिंग आर राइट आफ्टर ए डिजास्टर, कि डिजास्टर के दौरान या फिर इमीडिएटली डिजास्टर के बाद कौन से आप इमीडिएट एक्शंस लेते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जांपल सर्च एंड रेस्क्यू, ओके, मेडिकल एड जो आप मेडिकल हेल्प देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं फूड एंड वाटर। तो यहाँ पे आपको ये तीसरा स्टेप भी समझ आया होगा, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर यहीं पे दिया गया है रिकवरी, मतलब हमने वो बहाल कैसे हुए इस चीज़ से, ठीक है। रिकवरी का मतलब होता है कि स्टेप टेकन आफ्टर ए डिजास्टर टू ब्रिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल, कि हमने कैसे लाइफ को वापस वैसे ही लाना है, ऐसे स्टेप्स जो डिजास्टर के बाद लिए जाएं टू ब्रिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँ, रीबिल्डिंग करना हाउसेज को, रिपेयरिंग करना रोड्स को, हेल्पिंग करना पीपल रीस्टार्ट जॉब्स। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं रीस्टोरिंग नॉर्मल लाइफ एंड रीबिल्डिंग आफ्टर ए डिजास्टर, के जब आप रीस्टोर करते हैं नॉर्मल लाइफ को और रीबिल्डिंग करते हैं आफ्टर ए डिजास्टर के बाद, तो ये स्टेप हम लेते हैं रिकवरी वाला, ठीक है। रिपेयर करना होम्स को, रिस्टोरिंग करना पावर एंड रोड्स को, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में 4 मेन फेसेस आते हैं, मिटिगेशन आता है, प्रिपेयर्डनेस आता है, रिस्पॉन्स आता है और रिकवरी आता है। आपको अच्छे से मैंने समझा दिया, होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यह है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान, एक्ट्स, रूल्स एंड मैकेनिज्म। ते हैं हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड वुल्नरेबिलिटी असेसमेंट की। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल थ्रेट्स को एंड असेस करना है एरियाज़ को एंड पीपल जो रिस्क पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है एंड वुल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये हमारे पास एक स्टेप होना चाहिए एक्शन प्लान की अगर हम बात करते हैं। दूसरा मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस प्लान होना चाहिए, मतलब हमें क्रिएट करना है स्ट्रेटजीज़ को रिड्यूस करने के लिए डिजास्टर इम्पैक्ट को एंड प्रिपेयर करना है इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स को, ठीक है। दूसरा ये स्टेप आ गया। तीसरा अगर हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ इस्टेब्लिश करने हैं हमने नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किसको, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को इस्टेब्लिश करना है, कोऑर्डिनेट करने के लिए एफर्ट्स को। एग्जांपल NDM में हो गया जैसे कि इंडिया में है, ये क्या है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले कि हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड वुल्नरेबिलिटी असेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉसिबल थ्रेट्स को एंड असेस करते हैं उन एरियाज़ को और लोगों को जो रिस्क पे हैं। फिर मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस प्लान होना चाहिए, हम क्रिएट करते हैं ऐसी स्ट्रेटजीज जिससे रिड्यूस किया जा सके डिजास्टर के इम्पैक्ट को एंड प्रिपेयर किया जा सके इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स के लिए। फिर हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इस्टेब्लिश करना है डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोऑर्डिनेट करने के लिए एफर्ट्स को, जैसे कि NDM में हो गए इंडिया में, ये क्या है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंगेज करना है लोकल पीपल को इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में फॉर बेटर आउटकम्स के लिए, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, इसका होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेन करना है वॉलंटियर्स को, रिस्पोंडर्स को एंड कम्युनिटीज़ को फॉर एफिशिएंट डिजास्टर हैंडलिंग के लिए, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग में हमारे पास क्या जाता है कि हम वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे, रिस्पोंडर्स को और जो भी हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं फॉर एफिशिएंट डिजास्टर हैंडलिंग के लिए, ताकि हम ईजिली डिजास्टर को हैंडल कर सकें। फिर इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूज़ करना है फास्ट एंड रिलायबल सिस्टम टू शेयर अलर्ट्स एंड अपडेट्स ड्यूरिंग क्राइसिस। इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो यूज़ फास्ट, हमें यूज़ करना है फास्ट एंड रिलायबल सिस्टम टू शेयर अलर्ट्स एंड अपडेट्स ड्यूरिंग क्राइसिस, कि हम शेयर कर सके अलर्ट्स को एंड अपडेट्स को, किसके दौरान, क्राइसिस के दौरान। तो इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रिसोर्स एलोकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मेन पावर, इक्विपमेंट एंड मटेरियल फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, ठीक है। तो हमारे पास
फंड्स का होना ज़रूरी है, मैन पावर का होना ज़रूरी है, इक्विपमेंट एंड मटेरियल का होना ज़रूरी है कि हम क्या कर सकें, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी को अच्छे से हैंडल कर सकें। तो हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान, एक्ट्स, रूल्स एंड मैकेनिज्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस प्लान आ जाता है। इसी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ का होना ज़रूरी है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का होना ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग का होना ज़रूरी है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम का होना ज़रूरी है और रिसोर्स एलोकेशन का होना ज़रूरी है, ताकि हम इजीली किसको हैंडल कर सकें, डिज़ास्टर को हैंडल कर सकें। तो ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, डेली बेसिस पे नोट्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जो भी हम डेली लेक्चर्स लाते हैं इन लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए, तो आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा ओनली 599 रुपीज़ में। अगर हम बात करते हैं नायब तहसीलदार एग्जाम की, इसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे, थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जनरल इंग्लिश नोट्स विद प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे आपके, ये कवर हो जाएंगे। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर सेक्शन का पोर्शन आता है, थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अच्छे से कवर हो जाएंगे। उर्दू का जो पेपर है, इसमें जैसे कि लेटर, ऐसे या फिर डिस्क्रिप्टिव जो भी क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में आपको पूछे जाएंगे, ये भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, 20 से सेक्शनल टेस्ट हम यहाँ पे लेना स्टार्ट करेंगे, और हमारे टेस्ट OMR बेस्ड रहते हैं, जो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि आपका पेपर OMR बेस्ड रहेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी आपके कंडक्ट करवाएंगे। टेस्ट रहेंगे वो 15 टेस्ट रहेंगे, 15 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। 120 आपके GS पोर्शन के रिलेटेड, और जहाँ पे उर्दू का जैसे कि आपका सिलेबस है, इसके टेस्ट भी होंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, डेली लेक्चर्स के पीडीएफ टेस्ट सीरीज के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, फिर आपको फी का प्रोसीजर बताया जाएगा और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और आपको साथ ही साथ पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर आप में से कोई जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आपको दोनों का कोर्स NT प्लस हाई कोर्ट का 799 में मिल जाएगा, और अगर ओनली हाई कोर्ट का चाहिए तो 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। सेम अगर आप में से कोई JK PSI की तैयारी कर रहा है, तो NT और JK PSI का आपको सिर्फ 799 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये आपके लिए ऑफर है, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ओनली NT का चाहिए तो NT की फ़ी है 599 रुपीज़। हम गारंटी देते हैं कि हम जो भी चीज़ें कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी ईजी होगा, कोई भी आपको मुश्किल नहीं आने वाली। हर तरह के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे जब टेस्ट सीरीज लेंगे या फिर हम MCQ सेशन लाएंगे, तो इसकी आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। बस आपने क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। आपको फ़ी का प्रोसीजर बताया जाएगा और आपको ऐड भी कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको बतानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट के मैसेज आते हैं, हम हर एक का टाइमली रिप्लाई नहीं दे पाते, तो ये चीज़ आपको समझ में होनी चाहिए। लेकिन ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात करें अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था 23 दिसंबर 2005 को। डेट याद रख लेना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन December 23, 2005, पहला पॉइंट, ओके। और ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ये क्या प्रोवाइड करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं, और ये लेड करता है, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। याद रखना, ये हमारे पास लेड करता है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। NDMA की फुल एब्रीविएशन एग्जामिनर पूछ सकता है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द प्राइम मिनिस्टर। नेशनल जो हमारे पास याद रखना डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये किसके अंडर होती है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर होती है, ठीक है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की बात करें तो यही लेड करता है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, NDMA को, ओके, अंडर द प्राइम मिनिस्टर। इट आल्सो इस्टेब्लिश्ड स्टेट SDMA एंड डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी ये हमारे पास इस्टेब्लिश करता है, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, DDMA, दोनों में डिफरेंस याद रख लेना। तो याद रखना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है ये हमारे पास नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश करता है, और साथ ही साथ स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश करता है, SDMA को, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी इस्टेब्लिश करता है। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में ज़रूर याद रखेंगे, और ये इस्टेब्लिश किया गया था, याद रखना, 23 दिसंबर 2005 को, क्लियर। अब यहाँ पे हमने देखना है व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एज पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये है क्या। एज पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की अगर हम बात करते हैं, देखें ये हमारे पास एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है,
एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस। ठीक है, याद रख लेना। इसका एम है प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर थ्रेट्स। दूसरा, फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इसका फोकस है रिड्यूस करना डिजास्टर रिस्क को एंड कॉन्सिक्वेंसेज को। इंश्योर करना है रेडीनेस को टू डील विद डिजास्टर। प्रोमोट करना है क्विक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग डिजास्टर। इन्वॉल्व करना है असेसमेंट ऑफ डिजास्टर सेवरिटी। और इंक्लूड इसमें किया जाता है रेस्क्यू को एंड रिलीफ ऑपरेशंस को। और साथ ही साथ ये कवर करता है रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द डिजास्टर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना, ये किस में आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ओके, याद रखना। इसका एम है प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर थ्रेट्स। इसका एम है रिड्यूस करना डिजास्टर रिस्क को एंड कॉन्सिक्वेंसेज को। इसका यहाँ पे एम है इंश्योर करना रेडीनेस टू डील विद डिजास्टर। इसका एम है प्रमोट करना क्विक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग डिजास्टर। इसी का हमारे पास एम है इन्वॉल्व करना असेसमेंट ऑफ डिजास्टर सेवरिटी। और याद रखना, इसी में इंक्लूड किया जाता है रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को। और कवर किया जाता है रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर द डिजास्टर को। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे जो हमने इस स्लाइड में किसके बारे में देखे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बारे में देखे। क्लियर। स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हाईली चांसेस हैं इस स्लाइड से। एजेंसीज इन्वॉल्व इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया की अगर हम बात करते हैं, कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। सबसे पहले आपको याद रखना है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसकी फुल एब्रीविएशन क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA की फुल एब्रीविएशन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आर द NDMA, ये एक अपेक्स बॉडी है। क्या है, अपेक्स बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अपेक्स डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी। ओके, और ये हेडेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये पॉइंट आप नोट करना, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। और याद रखना, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF। ये सुपरवाइज करती है एंड कंट्रोल करती है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को, NDRF को। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, जिसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, इंडिया में। और ये रिस्पॉन्सिबल है सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF। ओके, तो याद रख लेना NDMA के बारे में, पहला पॉइंट। फिर हमारे पास आ जाता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। जब हम बात करते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में, NEC के बारे में, याद रखना NEC इज कंपोज्ड ऑफ हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रियल मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे पास यूनियन होम सेक्रेटरी भी आ जाते हैं एज ए चेयरपर्सन, एंड द सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा गया है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जब हम बात करते हैं, इसको हेड किया जाता है यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो इंक्लूड्स किए जाते हैं सेक्रेटरीज, ये हमारे पास की मिनिस्टर हो सकते हैं, डिफेंस से भी, एनवायरनमेंट से, एटॉमिक एनर्जी जो हमारे पास मिनिस्ट्री है, इनमें से ये हमारे पास हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और याद रखना जो NEC है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये प्रिपेयर करती है नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एज पर द नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, और ये क्या प्रिपेयर करती है, नेशनल प्लान डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है, इसको हेड किया जाता है यूनियन होम सेक्रेटरी के थ्रू। और जो हमारे पास सेक्रेटरी होगा वो मिनिस्ट्रीज से होगा। कौन कौन सी मिनिस्ट्री से होगा, डिफेंस हो सकती है मिनिस्ट्री से होगा, या एनवायरनमेंट, एटॉमिक एनर्जी, किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है, और ये प्रिपेयर करती है नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, फिर हमारे पास प्यारे दोस्तों आ जाता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA। नोट कर लेना, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जब इसकी बात की जाती है ना, तो याद रखना चीफ मिनिस्टर जो होता है स्टेट का, वो इसका हेड होता है। तो हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। SDMA की बात करें, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें, तो इसका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है रिस्पेक्टिव स्टेट का। और याद रखना इसके बारे में, असिस्टेड बाय द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। और ये असिस्ट की जाती है किसके द्वारा, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा। याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट हैज ए स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी विच असिस्ट द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो असिस्ट करती है, याद रखना, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, SDMA को, ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये फार्मुलेट करती है स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को। तो ये चीज़ भी आपको समझ आई होगी SDMA के बारे में। इसको हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। फिर हमारे पास आ जाता है प्यारे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA। अब ये क्या है, देखिए DDMA की बात करें तो इसको हेड करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो लेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DM, या फिर डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, DM क्या हो गया, याद रखना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, या फिर हम कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर। ओके,
अब यहाँ पे याद रखना को चेयर किया जाता है बाई इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। देखें ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी एज द को चेयर पर्सन। और याद रखना जो DDMA है ना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इंश्योर करती है गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द NDMA एंड द SDMA, जो किसके द्वारा की जाती है, जो गाइडलाइंस किसके द्वारा फ्रेम की होती हैं, NDMA के द्वारा, या फिर हम कहें SDMA के द्वारा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, आर फॉलोड बाई ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द लोकल अथॉरिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये इंश्योर करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ NDMA को एंड SDMA गाइडलाइंस को एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, तो ये क्या इंश्योर करती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ NDMA को एंड SDMA गाइडलाइंस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और ये हेड की जाती है कलेक्टर, DM, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आई होगी। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट पे लोकल अथॉरिटीज़। याद रखना इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब है कि लोकल अथॉरिटीज़ वुड इंक्लूड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट एंड कैंटोनमेंट, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, म्यूनसिपैलिटीज़ को, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ओके। और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग करने के लिए सिविक सर्विसेज एंड लोकल डिजास्टर रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो किसके रिलेटेड हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हैं इंडिया में। पहले तो हमने देखा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, जिसको हमारे पास कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिर हमारे पास नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है NEC, जो हमारे पास कौन हेड करता है, यूनियन होम सेक्रेटरी, ये प्रिपेयर करता है नेशनल प्लान फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फिर हमारे पास स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है, जिसको हेड किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है, जिसको हेड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, DM, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा। और यहीं पे लोकल अथॉरिटीज़ आती हैं, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, म्यूनसिपैलिटीज़ को या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड को यहाँ पे याद रखना इन्वॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी एजेंसीज की जो इन्वॉल्व होती हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन बनने के एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर यहीं पे हमारे पास नोट दिया गया है, प्रोफेसर अनिल, ठीक है, सहस्रबुद्धे इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना कि जो हमारे पास प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे हैं, ये प्रेजेंट चेयरमैन है किसकी, एग्जीक्यूटिव कमेटी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल के, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। करंट अफेयर के रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर करंट अफेयर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हम टॉपिक को देखें तो टॉपिक के रिलेटेड मतलब कौन सी न्यूज़ थी, खास करके अगर कोई डिज़ास्टर हुआ है, ठीक है ना, कोई सुनामी आई है, तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहीं पे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेमवर्क इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ग्लोबल ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है एंड फ्रेमवर्क है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, ये भी देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले। सबसे पहले है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन 1994। क्या दिया गया है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन 1994। देखिए ये हेल्ड हुआ था कहाँ पे, योकोहामा जापान में, ठीक है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन 1994 में कहाँ पे हेल्ड हुआ, योकोहामा जापान में हुआ। और अडॉप्टेड किया इन्होंने योकोहामा स्ट्रेटेजी को, और यहाँ पे डिक्लेयर किया गया 1990 से लेकर 2000 तक एज द इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेशनल डिज़ास्टर रिडक्शन, IDNDR। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि हमारे पास इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन कहाँ से कहाँ तक हमारे पास डिक्लेयर किया गया, तो 1990 से लेकर 2000 के बीच में ये हमारे पास डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन। देखिए हमने बड़ी ही मेहनत के साथ ये कंटेंट आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आप क्लास को लाइक कर दिया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और PDF के लिए मैंने आपको बता दिया, और टेस्ट सीरीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक हम कंप्लीट करवाते हैं तो उस पर डेली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको चेक करने के लिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जैसे कि आजकल एग्जाम का पैटर्न है। तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। ओनली 599 फी है, ठीक है। जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये लोग 5-5 हज़ार में भी देते हैं, समझ आई। पर हमारा ये मकसद है कि हर एक गरीब की हेल्प हो सके, वरना हम YouTube पे आपको नहीं पढ़ाते होते। हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट लिंक देते सबको। तो अभी जो आपको मिल रहा है YouTube पे फ्री में, तो इसकी आप कदर करें, ठीक है ना। क्योंकि हम जो भी लेक्चर लाते हैं ना, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, 2 से 3 दिन लग जाते हैं कि हमने आपको क्या देना है कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ये चीज़ें समझनी हैं, ओके। देखिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिज़ास्टर की बात करी 1994 की, तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, योकोहामा जापान में हुआ था। उसके बाद क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन आता है, UNISDR। ये बनाया जाता है 1999 में, ठीक है, एज द सक्सेसर ऑफ IDNDR, ठीक है, सेक्रेटेरिएट। तो
तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और ये रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंट करने के लिए, इंप्लीमेंटिंग यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटेजी को। तो यहाँ पे इसके बारे में भी आपको समझ आई होगी। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के बारे में समझ आया, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में समझ आया, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास है हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की बात करें तो 2005 से लेकर 2015 के बीच में ये एक 10 ईयर ग्लोबल प्लान था रिड्यूस करने के लिए डिजास्टर रिस्क को। क्या था, एक 10 साल का ग्लोबल प्लान था कि रिड्यूस किया जा सके डिजास्टर रिस्क को, और इसका फोकस था लीगल फ्रेमवर्क पे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन पे, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस पे एंड इनोवेशन पे। तो ये चीज़ आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है, हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के लिए, ठीक है। और यहीं पे सेंडाई फ्रेमवर्क आता है, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो 2015 से 2030 के बीच में आता है, ठीक है। सक्सेसर है किसका, हयोगो फ्रेमवर्क का। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट था, ठीक है, जो फॉलोड किया गया वॉलंटरली बाय सिग्नेटरी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इसमें इंडिया भी आता है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पोस्ट 2015 की अगर हम बात करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा। इसमें 3 मेजर एग्रीमेंट्स थे और आप सबको मालूम होना चाहिए। एक तो सेंडाई फ्रेमवर्क था 2015 से 2030 के बीच में, जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन आता है। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा होगा, SDGs के बारे में। ये 2015 से 2030 के बीच में एजेंडा था, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। फिर पेरिस एग्रीमेंट COP21 की बात करें, ये भी इसमें आता है, क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। याद रखना पोस्ट 2015 ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में, इसमें 3 मेजर एग्रीमेंट थे, एक सेंडाई फ्रेमवर्क, दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तीसरा पेरिस एग्रीमेंट। की फोकस था रिकॉग्नाइज करना इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ डिजास्टर रिस्क, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रेमवर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने बात करी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में, हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के बारे में, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में, और साथ साथ हमने देखा पोस्ट 2015 ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में, और साथ ही साथ हमने देखा इसका की फोकस क्या है, रिकॉग्नाइज करना है इंटरकनेक्टेडनेस को डिजास्टर रिस्क के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी जो हमने इस स्लाइड में देखी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहीं पे ना ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में। अब ये कौन सा डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है, देखें NDMP, ये लॉन्च किया गया था 2 जून 2016 को, ठीक है। 2 जून 2016 को ये लॉन्च किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू। ये पॉइंट आप जल्दी से नोट करें कि हमारे पास नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 क्या है, ये हमारे पास 2 जून 2016 को लॉन्च किया जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। यहाँ पे ये याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल प्लान था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फर्स्ट एवर, इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल प्लान था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल प्लान डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कौन सा था, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान था, NDMP था। और ये किसने लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। कब किया था, 2 जून 2016 को किया था प्यारे दोस्तों, ओके। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, अलाइंड विद द सेंडाई फ्रेमवर्क, इसको अलाइन किया गया था सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ 2015 से 2030 के बीच में जो था, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया, फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए इसको किसके साथ अलाइन किया गया, तो याद रखना सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ अलाइन किया गया, जो हमारे पास 2015 से 2030 के बीच में था। किसके लिए, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। और इसका एम है इंडिया को क्या बनाना, डिजास्टर रेजिलियंट एंड रिड्यूस डिजास्टर रिलेटेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बनाना है। इसका मकसद क्या था कि इंडिया को डिजास्टर रेजिलियंट एंड रिड्यूस डिजास्टर रिलेटेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बनाना है, कि इंडिया में कम किया जा सके डिजास्टर रिलेटेड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी को, लाइफ को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। प्रोटेक्टिंग करना इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल एसेट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि जितने भी हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट हैं उनको बचाया जा सके, ठीक है। फोकस करना है प्रोटेक्टिंग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल एसेट्स को। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में, तो ये स्ट्रेंथन्स करता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को एंड रिस्पॉन्स एट ऑल लेवल्स नेशनल टू कम्युनिटी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप किसके बारे में याद रखेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 के बारे में याद रखेंगे। लॉन्च किया गया 2 जून 2016 को, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल प्लान था डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अलाइन किया गया सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ, जो 2015 से 2030 के बीच में है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। और इसका एम है इंडिया को डिजास्टर रेजिलियंट एंड रिड्यूस डिजास्टर रिलेटेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बनाना है, कि कोई भी ज़्यादा नुकसान ना हो, लॉस ना हो, ठीक है। और इसका फोकस है प्रोटेक्टिंग करना इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल एसेट्स को।
और ये स्ट्रेंथन करता है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को एंड रिस्पॉन्स एट ऑल लेवल, ठीक है, नेशनल टू कम्युनिटी। और याद रखना JKAS के लिए भी आप नोट कर लेना सेंडाई वाला, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, UPSC की बात करें या फिर JKAS की बात करें, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, इसको आप थ्रू चार्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है, PDF में ये हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कंपाइल करके। तो जो भी हमारे पास पेड ग्रुप में जुड़े हैं आप इसको अच्छे से देख लेंगे इन शॉर्ट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहीं पे करंट के रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो याद रखेंगे इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये पॉइंट आप तो नोट करेंगे। एंड वर्क्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू सिस्टमैटिक एफर्ट्स, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। लेकिन इंडिया जो है ये प्ले करता है एक लीडिंग रोल इन रीजनल कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कोलैबोरेट किया है विद UNISDR के साथ एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ एक्सचेंज करने के लिए नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज को। और यहीं पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की बात करें NDMP की, तो ये आउटलाइन करता है रोल्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल बॉडीज़। फिर यहीं पे स्टेट की बात करें तो स्टेट्स हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड प्रीपेयर्डनेस। स्टेट की भी हमारे पास प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है, एंड प्रीपेयर्डनेस के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ये कंडक्ट करवाती है मॉक ड्रिल्स, कम्युनिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम रेगुलरली, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज की NDMS की, तो ये यूजेस करती है VSAT नेटवर्क्स को फॉर सिक्योर इमरजेंसी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अक्रॉस द कंट्री। NDMA की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया था अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्सिंग को, ठीक है। किस लिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बना हुआ है, फॉर 50 सिटीज़ के लिए एंड 1 डिस्ट्रिक्ट के लिए इन सेस्मिक जोन्स, ठीक है, 4th एंड 5th टू गाइड मिटिगेशन एफर्ट्स। आपसे पूछा जा सकता है कि NDMA ने लॉन्च किया अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्सिंग किस लिए, याद रखना 50 सिटीज़ और 1 डिस्ट्रिक्ट के लिए इन सेस्मिक जोन्स में, जो हमारे पास 4th एंड 5th सेस्मिक जोन्स माने जाते हैं, गाइड करने के लिए मिटिगेशन एफर्ट्स को। तो ये हमारे पास गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। ऑलरेडी हमने कुछ पहले पढ़ लिए, तो यहाँ पे ये आप थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि इसमें है क्या, ठीक है। फिर यहीं पे आप याद रखेंगे कि जो हमारे पास NDMA है एंड BMTPC। BMTPC क्या है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, ठीक है। इन्होंने डेवलप किया है अपग्रेडेड अर्थक्वेक हैजर्ड मैप्स को एंड एटलिसिस को फॉर इम्प्रूव्ड प्लानिंग के लिए। ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेना। NDMA थ्रू बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल की बात करें तो इन्हें प्रिपेयर्ड किया अपग्रेडेड अर्थक्वेक हैजर्ड मैप्स को एंड एटलिसिस को फॉर द कंट्री फॉर बेटर प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ के लिए। तो यहाँ पे ये पूछ सकता है एग्जामिनर, किसने हमारे पास डेवलप किया अपग्रेडेड अर्थक्वेक हैजर्ड मैप एंड एटलिसिस को फॉर इम्प्रूव्ड प्लानिंग के लिए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं GIS बेस्ड, ठीक है ना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं, इन्होंने क्या लिया था, एक प्रोजेक्ट लिया था डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए बाई इस्टेब्लिशिंग GIS सर्वर एंड क्रिएशन ऑफ डेटाबेस टू इंटीग्रेट डेटा ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, कि जिससे इंक्रीज़ किया जा सके डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को, मिटिगेशन को, डैमेज असेसमेंट को, रिस्पॉन्स एंड रिलीफ मैनेजमेंट एफर्ट्स को। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं GIS डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए। फिर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है अंडर नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम NSSP के अगर हम बात करते हैं, आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि अंडर द नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम यहाँ पे 8600 स्कूल्स जो हैं, ठीक है ना, आर बीइंग ट्रेंड इन डिजास्टर सेफ्टी। इसमें क्या है कि हमारे पास 8600 जो स्कूल्स आते हैं विद 200 स्कूल्स इन 43 डिस्ट्रिक्ट एंड 22 स्टेट्स यूटी फॉलिंग सेस्मिक जोन्स 4 और जो हमारे पास 5th है, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, डिजास्टर सेफ्टी के लिए ट्रेंड किया जाएगा। और यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन स्कूल सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करना, ये किसके अंडर है, अंडर द नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के अंडर है, ठीक है, NSSP के अंडर। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं आपदा मित्रा स्कीम के बारे में, पूछ सकता है ना एग्जामिनर, आपदा मित्रा स्कीम जो है, ठीक है, किसकी, NDMA की। ये हमारे पास एक प्रोविजन है जिसमें ट्रेनिंग दी जाएगी 6000 कम्युनिटी वॉलंटियर्स को इन डिजास्टर रिस्पॉन्स में इन 30 मोस्ट फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, आपदा मित्रा स्कीम ट्रेन 6000 वॉलंटियर्स इन डिजास्टर रिस्पॉन्स अक्रॉस 30 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे पास 30 फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट आते हैं इनमें, ठीक है, मेन जो है। फिर हमारे पास यहाँ पे आपने याद रखना है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एट स्टेट लेवल, कि हमारे पास गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेटअप किया है, याद रखना, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एंड क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को, ठीक है, कहाँ पे, स्टेट लेवल्स पे, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। फिर यहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, क्रिएटेड रिलीफ कमिश्नर
ऑफिस एंड कंटिजेंसी प्लान्स फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स। इन्होंने क्रिएट किए हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस एंड कंटिजेंसी प्लान्स डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। और यहीं पे आप ये भी याद रख लेना, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये एम्फेसाइज करती है फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग एंड कंटिजेंसी प्लानिंग यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना। ये याद रखना कि मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम जो है, ठीक है ना, इसके बारे में आपने क्या याद रखना है, ये हैंडल करेगा रेडियोलॉजिकल हैजर्ड को इन मेट्रोज, कैपिटल सिटीज़, बिग सिटीज़ इन इंडिया टू डिटेक्ट करने के लिए अनक्लेम्ड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को एंड सेव करेगा पब्लिक को फ्रॉम इट्स हजार्डियस इफेक्ट से। तो यहाँ पे आप याद रखना मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम को डिप्लॉयड किया गया है डिटेक्ट करने के लिए रेडियोलॉजिकल हैजर्ड्स को इन मेजर सिटीज़ में। फिर यहीं पे लैंड स्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम है, एक नोट कर लेना, लैंड स्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम की बात करें LRMS की, तो याद रखना ये सपोर्ट्स करेगी मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स को, अर्ली वार्निंग सिस्टम को एंड R&D को। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा गया है ए कोर ग्रुप वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट गाइडलाइंस टू प्रिवेंट बोट ट्रेजेडीज इन इंडिया। तो यहाँ पे कोर ग्रुप भी बनाया गया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ गाइडलाइंस बोट ट्रेजेडीज इन इंडिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो इसमें आप ज़रूर याद रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, NDMA और हमने बोला बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल की बात करें तो इन्होंने प्रिपेयर किया है अपग्रेडेड अर्थक्वेक हैजर्ड मैप्स को, एटलसीज को फॉर द कंट्री फॉर बेटर प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, NDMA ने क्या किया, NDMA हैज़ लॉन्च द अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्सिंग फॉर 50 सिटीज़ एंड 1 डिस्ट्रिक्ट इन सेस्मिक जोन 4th and 5th टू गाइड मिटिगेशन एफर्ट्स। तो आप ज़रूर याद रख लेना कि इन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है ना, ये किस लिए है, ऑन अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्सिंग के लिए लिया है। ठीक है, जो हमारे पास काइंड ऑफ इंडेक्सिंग है ये हेल्पफुल होगी कंपेयरिंग करने में ओवरऑल रिस्क अक्रॉस लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ और रीजन एंड आल्सो इन प्रियोरिटाइजेशन ऑफ सिटीज़ टू इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स। तो ये कुछ पॉइंट आप इसके बारे में ज़रूर नोट कर लेना जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यहीं पे अगर हम बात करते हैं सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया की, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो यहाँ पे साइक्लोन फानी की बात करें 2019 में जो उड़ीसा में हुआ था, पूछ सकता है ना कि साइक्लोन फानी कहाँ पे हुआ था, तो याद रखना उड़ीसा में 2019 की बात है। इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 0 कैजुअलिटी हुई थी। ठीक है, पॉलिसी ग्रेटली मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे पॉलिसी ग्रेटली मिनिमाइज्ड लॉस ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिला, तो ये एक सक्सेस स्टोरी मानी जाती है। IMD एक्यूरेट अर्ली वार्निंग्स इनेबल्ड मास एवैक्यूएशंस एंड टाइमली प्रिपेयर्डनेस, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कदम लिए गए जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हुआ। साइक्लोन फानी के बारे में आप याद रखें ना, 2019 में कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में। फिर ये भी अगर हम बात करते हैं साइक्लोन फाइलिन, अब ये क्या है, साइक्लोन फाइलिन की बात करें 2013 में, ये भी उड़ीसा में आता है। डिस्पाइट बीइंग ए सवेयर साइक्लोन, ये एक बहुत ही सवेयर साइक्लोन था, लेकिन ऑनली सिर्फ 45 कैजुअलिटीज़ यहाँ पे रिपोर्टेड की गई थी। ठीक है, इफेक्टिव अर्ली वार्निंग की वजह से अगर हम बात करें एंड लार्ज स्केल एवैक्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स को बचाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। ठीक है, तो आप याद रख लेना इस साइक्लोन के बारे में, ये कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में 2013 में। ठीक है, और यहाँ पे भी बहुत कम कैजुअलिटीज़ हुई थी। ठीक है, फिर यहीं पे ले क्लड बस्ट होता है जो 2010 में होता है लद्दाख में। इंडियन आर्मी की बात करें तो इन्होंने कैरी आउट किया था इमीडिएट सर्च रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। ठीक है, और यहाँ पे भी एफिशिएंट मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट देखने को मिला, हेल्प्ड रिस्टोर नॉर्मलसी क्विकली, तो यहाँ पे भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो ये भी एक सक्सेस स्टोरी मानी जाती है अगर हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। फिर यहीं पे एनुअल फ्लड होता है बिहार में सिंस 2011 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट स्ट्रेंथेंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से रिड्यूस किया गया है इम्पैक्ट ऑफ मानसून फ्लड्स ऑन द पॉपुलेशन। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि ये हमारे पास सक्सेस स्टोरीज मानी जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की इंडिया में। साइक्लोन फानी की बात करें, साइक्लोन पेलिन की बात करें, ले क्लड बस्ट की बात करें, या फिर एनुअल फ्लड जो बिहार में आता है सिंस 2011 से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बात करें इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि इंटरनेशनल डे इसका कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखें 2025 की बात करें तो 13 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाएगा, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, 2025 की अगर हम बात करें, 2024 की अगर हम बात करते हैं तो थीम क्या था, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। से पूछ लेना कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल की पूछे तो 13 अक्टूबर, और अगर आपसे पूछ ले थीम 2024 का क्या था, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर। याद रखना ऑब्जर्व ग्लोबली एंड इन इंडिया टू प्रमोट डिजास्टर रिस्क अवेयरनेस एंड एक्शन। तो ये जो पॉइंट है ये आप इंटरनेशनल डे के लिए याद रखेंगे। 3 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 का थीम था एम्पावरिंग करना नेक्स्ट जनरेशन फॉर ए रेजिलिएंट फ्यूचर, और ये ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली। ठीक है,
एंड इन इंडिया, किसको प्रमोट करने के लिए, डिजास्टर रिस्क अवेयरनेस को एंड एक्शन को। पूछा जाए 20th नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF रेजिंग डे 2025 का, तो यहाँ पे डेट थी 19 जनवरी 2025, ठीक है, और ये मार्क करता है 20th रेजिंग डे ऑफ द NDRF। ओके, और इसका थीम था हमारे पास रेजिलियंट इंडिया, बिल्डिंग डिजास्टर, रेजिलियंट कम्युनिटीज़। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ठीक है। और सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ NDRF इन डिजास्टर रिस्पांस एंड प्रिपेयर्डनेस। तो ये आप किसके लिए याद रखेंगे, हमारे पास नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे के बारे में याद रखेंगे। ये सेलिब्रेट किया गया था 19 जनवरी 2025 को, ठीक है, और इसमें मार्क किया गया 20th रेजिंग डे ऑफ द NDRF, और इसका थीम था रेजिलियंट इंडिया, बिल्डिंग डिजास्टर, रेजिलियंट कम्युनिटीज़। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। और ऊपर आप ग्लोबली ज़रूर याद रख लेना, 13 अक्टूबर को ये हमारे पास सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और इसका 2024 का थीम था इंपावरिंग करना नेक्स्ट जनरेशन को फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर, ठीक है। और ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबली और इंडिया में भी प्रमोट करने के लिए डिजास्टर रिस्क अवेयरनेस एंड एक्शन को। तो ये दोनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहीं पे अगर एग्जामिनर मेजर नेचुरल डिजास्टर के बारे में क्वेश्चन बना ले, अगर हम बात करते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो आप सबसे पहले याद रखेंगे कश्मीर फ्लड्स 2014, ठीक है ना। याद रखना ये हमारे पास काज हुआ था कंटिन्यूज रेनफॉल की वजह से। यहाँ पे क्या हुआ था, स्वेलिंग हुई थी झेलम रिवर की, तो लगभग 550+ डेथ्स हुई थी। अफेक्टेड एरिया की बात करें रजौरी, श्रीनगर और बांडीपुर यहाँ पे रहा था, ठीक है, यानी कि बांडीपुरा वाला एरिया जो है। और डैमेज एस्टिमेट की बात करें तो 5000 से 6000 करोड़ का यहाँ पे टोटल जो हमारे पास नुकसान हुआ था। तो आप याद रख सकते हैं कश्मीर फ्लड 2014 में हुआ था, ठीक है, इसकी डेट भी आप याद रख लेना। ओके, सितंबर 2014 में ये हमारे पास टेक प्लेस हुआ था। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स के बारे में, 2013 में ये हमारे पास होता है उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स। यहाँ पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, लैंडस्लाइड होती है, इसका जो मेन कारण बनता है, और यहाँ पे लगभग 5700+ डेथ्स होती हैं। अफेक्टेड एरिया की बात करें तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी की, चमोली की, ठीक है, पिथौरागढ़, तो यहाँ पे ये अफेक्टेड एरिया थे उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स में। और यहीं पे इम्पैक्ट की बात करें तो 1 लाख पिलग्रम स्ट्रैंडेड इन केदारनाथ, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था इसमें भी उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स में, जो 2013 में हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, ईयर पूछ सकता है एग्जामिनर। तीसरा है बिहार फ्लड, 2007 में हुआ था ये। इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से हुआ था, 1287 डेथ हुई थी। अफेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे भागलपुर, पटना, ठीक है, सीतामढ़ी, जो हमारे पास सुपौल है, ये एरिया जो है यहाँ पे इससे इफेक्ट हुए थे। और इम्पैक्ट की बात करें 10 मिलियन पीपल अफेक्टेड हुए थे यहाँ पे, और 29,000 होम्स डिस्ट्रॉयड हो गए थे। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। फिर यहीं पे आप याद रख सकते हैं इंडियन ओशन सुनामी हुआ था 2004 में, ठीक है। काज की बात करें तो अंडर सी अर्थक्वेक हुआ था, ठीक है। डेथ इसमें अगर हम बात करें तो 2.3 लाख के आसपास यहाँ पे डेथ्स हुई थी। इफेक्टेड एरिया की बात करें साउथ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये वाले जो कंट्रीज़ हैं इनको भी यहाँ पे इफेक्ट हुआ। इम्पैक्ट की बात करें तो 1 ऑफ द डेडलीस्ट, याद रखना, सुनामीज माना जाता है हिस्ट्री में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये 2004 में हुआ। फिर गुजरात अर्थक्वेक आया था 2001 में। 2001 में हमारे पास गुजरात अर्थक्वेक होता है, ठीक है। यहाँ पे लगभग अगर हम बात करते हैं डेथ की तो 20,000 डेथ होती हैं इससे। और इंजर्ड की बात करें तो 1.67 लाख इससे इंजर्ड होते हैं। होमलेस भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इफेक्टेड एरिया की बात करें भुज, कच्छ, अहमदाबाद, गांधीनगर, इसमें ये इफेक्टेड एरियाज रहे थे। और यहीं पे अगर हम बात करते हैं उड़ीसा सुपर साइक्लोन के बारे में, 1999 में ये हुआ, ठीक। काज की बात करें तो ये जो साइक्लोन है 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड की वजह से हुआ, ठीक है। और इसमें लगभग 15,000+ डेथ्स हुई थी। इफेक्टेड एरिया की बात करें तो यहाँ पे जगत सिंहपुर, ठीक है, या फिर हम बात करें केंद्रापारा, पुरी, बिलासपुर, ये वाले एरियाज जो थे, याद रखना, यहाँ पे इफेक्टेड हुए थे। और इम्पैक्ट इसका भी बहुत ज़्यादा पड़ा था। बस आपको ईयर याद रखना है, डेथ के बारे में नहीं आपको कोई पूछेगा। पूछ सकता है ना ये कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो याद रखेंगे उड़ीसा सुपर साइक्लोन 1999 में हुआ था, ठीक है। फिर यहीं पे 7 नंबर पे ग्रेट बंगाल फेमिन की बात करें तो 1770 में हुआ था, ठीक है। ये काज की बात करें तो ड्राट और फेमिन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ पीपल की डेथ हो गई थी यहाँ पे। और इफेक्टेड एरिया की बात करें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश हुआ था। तो ये पॉइंट आपने नोट करने हैं कि जो 7 हमारे पास यहाँ पे सबसे खतरनाक जो हमारे पास डिज़ास्टर हुए हैं इन द इंडियन हिस्ट्री में, वो ये वाले रहने वाले हैं। अगर एग्जामिनर पूछ लेगा इनके ईयर्स के बारे में तो आप बता सकते हैं, लगता नहीं पूछेगा, लेकिन हमें अवेयर रहना है कि JK SSB कुछ भी पूछ सकता है। ओके, इसीलिए ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है।
अब ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। कोई भी आपको नहीं बताएगा ये सारी चीज़ें कि कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेजर करते हैं हैजर्ड्स को एंड डिजास्टर्स को। देखिए सबसे पहले सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की बात करें तो ये मेजर करता है सिस्मिक वेव्स को ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अगर आपसे पूछा जाए सिस्मोग्राफ क्या करता है, ये मेजर करता है सिस्मिक वेव्स को किसके दौरान, अर्थक्वेक के दौरान। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा, पेयर फॉर्म में बनेगा या फिर कॉलम वाइज बनेगा, तो आपने अवेयर रहना है, ठीक है। देखिए सिस्मोग्राफ की बात करें, ये मेजर करता है सेस्मिक वेव्स को ड्यूरिंग अर्थक्वेक के दौरान। हम बात करते हैं रिक्टर स्केल के बारे में, तो ये मेजर करता है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड को। किसको मेजर करता है, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को। यहीं पे माइकल स्केल के बारे में बात करें तो ये मेजर करता है अर्थक्वेक इंटेंसिटी को, यानी कि डैमेज लेवल कितना हुआ है। तीनों में डिफरेंस समझ आया। यहाँ पे सिस्मोग्राफ याद रखना, मेजर करता है सिस्मिक वेव्स को ड्यूरिंग अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल की बात करें मेजर करता है अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड को। माइकल स्केल की बात करें मेजर करता है अर्थक्वेक इंटेंसिटी को। और यहीं पे बैरोमीटर की बात करें तो ये मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो यूज होता है साइक्लोन प्रेडिक्शन में। समझ आया होगा। बैरोमीटर किसको मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो यूज होता है किसमें, साइक्लोन प्रेडिक्शन में। नोट कर लेना। फिर यहीं पे एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की बात करिए मेजर करता है विंड की स्पीड को, ठीक है, जो यूजफुल होती है किसमें, ह्यूरिकेन्स में एंड साइक्लोन्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए ये जो साइक्लोन्स है ना, मेजर साइक्लोन पे भी क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो ये हम कवर करेंगे, लेकिन ये हम कवर करेंगे क्लाइमेट वाले टॉपिक में, ठीक है। फिर हमारे पास दिया गया है रेन गेज। अब ये क्या है, देखें मेजर्स करता है रेनफॉल को, जो इंपॉर्टेंट होती है किस लिए, फ्लड फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है, फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। फिर यहीं पे हाइड्रोमीटर के बारे में पूछा जाए तो हाइड्रोमीटर किसको मेजर करता है, मेजर्स करता है वाटर लेवल इन रिवर्स फॉर फ्लड मॉनिटरिंग, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोमीटर किसको मेजर करता है तो याद रखना वाटर लेवल्स को, किसको, वाटर लेवल्स को रिवर्स में फॉर फ्लड मॉनिटरिंग के लिए। ये पॉइंट आपको समझ आया। टाइड गॉज के बारे में, ये डिटेक्ट करता है सी लेवल राइज को, जो यूज होता है सुनामी अलर्ट्स में, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे। टिल्ट मीटर, टिल्ट मीटर क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है चेंज इन द स्लोप ऑफ वोल्केनोस, ठीक है, कि हमारे पास ये किसको डिटेक्ट करता है, जो भी चेंजेस आती हैं किसके स्लोप में, वोल्केनोस के स्लोप में, तो उसे टिल्ट मीटर मेजर करता है, डिटेक्ट करता है। फिर हमारे पास है स्ट्रेन मीटर। स्ट्रेन मीटर क्या करता है, ये मेजर करता है ग्राउंड डिफॉर्मेशन को, यानी कि अर्थक्वेक्स या फिर वोल्केनोस में जो हमारे पास ग्राउंड डिफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। थर्मोमीटर की बात करें तो मेजर करता है टेम्परेचर, जो यूज होता है ड्रॉट में, हीट वेव्स में। और यहीं पे हाइग्रोमीटर की बात करें तो मेजर करता है ह्यूमिडिटी को, एग्जाम में पूछा जाता है, जो यूज होता है वेदर प्रेडिक्शन में। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए रेडियो यहाँ पे सोन के बारे में, तो ये मेजर करता है अपर एटमॉस्फेरिक वेदर डेटा को, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए डॉपलर रडार के बारे में, तो ये ट्रैक्स करते हैं स्टॉर्म्स को, विंड पैटर्न्स को एंड रेनफॉल को। ये चीज़ आपको समझ आई होगी। FFMI फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स, ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये मेजर करता है फ्लैश फ्लड वेरिएबिलिटी को। याद रख लेना, FFMI इस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्या करता है, फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स को मेजर करता है, मेजर फ्लैश फ्लड वेरिएबिलिटी। MRDS मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, ये डिटेक्ट्स करता है रेडिएशन हैजर्ड्स को, ठीक है। हम बात करते हैं GPR ग्राउंड, याद रखना पेनिट्रेटिंग रडार के बारे में, यूज होता है सब सरफेस स्टडीज़ में, लैंडस्लाइड्स में और फ्लड्स में। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट करेंगे जो हमने देखे कि हमारे पास सिस्मोग्राफ किसको मेजर करता है, सिस्मिक वेव्स को ड्यूरिंग अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल किसको मेजर करता है, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड को, ठीक है। माइकल स्केल किसको मेजर करता है, याद रखना अर्थक्वेक इंटेंसिटी को, कितना डैमेज लेवल है, तो ये पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए FFMI किसको मेजर करता है, तो फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स की बात करें तो ये मेजर करता है फ्लैश फ्लड वेरिएबिलिटी को, ओके। GPR ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की बात करें तो यूज होता है सब सरफेस स्टडीज में, लैंडस्लाइड्स में और फ्लड्स में। यहाँ पे हमने क्या देखा, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज किए जाते हैं मेजर करने के लिए यहाँ पे हैजर्ड्स को एंड डिजास्टर्स को। होप आपको ये सारी चीज़ें इसके बारे में क्लियर हुई होंगी। फाइनली हम अगर कंक्लूजन की बात करें या वे फॉरवर्ड की बात करें डिज़ास्टर मैनेजमेंट कंटेक्स्ट में, तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, एक्शंस क्या होने चाहिए एंड इंप्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, नीडेड टू बी बेटर प्रिवेंट प्रिपेयर फॉर रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर्स। हम बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में, तो डिजास्टर्स शुड नॉट बी मैनेज्ड ओनली आफ्टर दे हैपन, बट वी मस्ट फोकस ऑन प्रिवेंटिंग देम अर्ली, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिजास्टर होगा तो हम उसको वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना होगा, वी मस्ट फोकस, हमें फोकस करना होगा प्रिवेंटिंग देम अर्ली। पहले ही उसके लिए स्ट्रैटेजी और प्लान बनाने पड़ेंगे कि कैसे उसको हमने प्रिवेंट करना है, कैसे उससे हमें बचना है। पीपल मस्ट बी द सेंटर ऑफ डिजास्टर प्लानिंग कम्युनिटी। जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं, सेंटर होते हैं डिजास्टर प्लानिंग कम्युनिटी का। बेस्ट अप्रोच यहाँ पे बेस्ट होती है इसके लिए। स्ट्रांग पॉलिटिकल विल होना चाहिए एंड टीम वर्क होना चाहिए सभी गवर्नमेंट लेवल से, फ्रॉम ऑल लेवल्स, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट इज एसेंशियल। इन चीज़ों से बचने के लिए सबका आपस में मिलजुल के रहना, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का होना, टीम वर्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कोऑपरेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबाउट डिजास्टर रिस्क की अगर हम बात करते हैं, मस्ट रीच एवरी सिटीजन, कि इसके रिलेटेड जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने मॉक ड्रिल करवाया, ये क्या था, एक अवेयरनेस था कि कोई भी अगर डिज़ास्टर होता है, ठीक है,
मैन मेड हो, नेचुरल हो। तो इस तरह से गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव लेने होते हैं। मतलब यहाँ पे एजुकेशन एंड अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिज़ास्टर रिस्क के लिए, कि ये हमारे पास हर एक सिटीज़न तक पहुँचे। लोकल लेवल प्लानिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड एक्शन का। विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट शुड बी इनकरेज। लोग विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, तो उनको भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्ड करना है हमने स्ट्रॉन्गर सिस्टम एंड कैपेसिटीज़ अक्रॉस इंडिया टू रिस्पॉन्ड क्विकली, ठीक है। सपोर्ट करना है वुलनरेबल कम्युनिटीज़ को एंड हेल्प करना है उनको कि वो मोर रेजिलिएंट बने, ठीक। पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मस्ट अलाइन विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, को अलाइन कर देना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, कि इंश्योर कर सकें लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड ग्रोथ को। तो ये कुछ हमारे पास सेफ्टी मेजर हैं, कंक्लूजन है कि हमारे पास इन फ्यूचर कोई डिज़ास्टर होता है तो हमें कौन कौन से स्टेप लेने हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको फॉलो करें। तो ये आप कुछ पॉइंट्स इसके बारे में याद रख सकते हैं, ठीक है। डिज़ास्टर के बारे में आप ये याद रखेंगे कि हमारे पास वे फॉरवर्ड हमें क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल एंड टीम वर्क होना चाहिए ऑल लेवल गवर्नमेंट का। एजुकेशन एंड अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकल लेवल प्लानिंग एंड एक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें स्ट्रॉन्गर सिस्टम बनाना है एंड कैपेसिटीज़ अक्रॉस इंडिया कि हम रिस्पॉन्ड कर सकें क्विकली। सपोर्ट करना है वुलनरेबल कम्युनिटीज़ को। पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे स्ट्रेंथन होती है हमारे पास पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी पार्टनरशिप। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आपको अगर ये चीज़ें समझ आई हैं, ठीक है, या आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह के डेली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकें, ठीक है। बाकी पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, ठीक है। डेली एमसीक्यूज़ वर्कशीट के लिए आपको क्या करना है, जो भी टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे वो सारे के सारे आपको पेड में मिलेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़ के और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।